आप सबको प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान सरकार को काम करते हुए तकरीबन तकरीबन 1.5-2 वर्ष का समय हुआ है और मुझे भी इस सरकार में वन, तकनीकी शिक्षा, भाषा और निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वन एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग, क्योंकि इस राज्य का 72% हिस्सा वन आच्छादित थी और पूर्व में जब व्यापार नहीं था, जब सरकारी नौकरियां नहीं थी, जब सरकारों के गठन का कोई प्राविधान नहीं था, तो आम आदमी की आजीविका पूरी तरह से वन पर निर्भर हुआ करती थी। और 1980 में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट आने के बाद, जो आज पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध रखें, इसको देखते हुए 1980 में भारत की संसद ने फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट 1980 एक बनाया, जिसके कारण तमाम प्रतिबंध वन में और वन भूमि में लगने का काम हुआ। उससे पहले आपको का ध्यान होगा, कोई पुराना व्यक्ति हो तो जिलाधिकारी को वन भूमि को लीज में देने का अधिकार था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने वनों से उनका कनेक्टिविटी टूटती गई। आज हमारा प्रयास सबसे पहले है कि किस तरह आम आदमी को वनों से जोड़ा जाए। उसका एक ही तरीका है कि उसकी आजीविका में वनों का प्रभाव हो और उसको जिम्मेदारी भी दी जाए। इसी उद्देश्य से हम कई नए एक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। जैसे पहला, वनाग्नि इस राज्य का एक बहुत बड़ा आपदा है और हजारों हेक्टेयर भूमि वनाग्नि की भेंट चली जाती थी, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अगर कहीं आग लगने की सूचना हमें तत्काल मिल जाती है, ऐसा सिस्टम हमारा है। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते देरी होना, इससे आग की गति बढ़ती है और इसलिए हमारा फोकस था कि रिस्पॉन्स टाइम को किस तरह कम किया जाए। तो पहली बार हमने इस राज्य में ये किया कि हर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन प्रबंधन समिति, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी, जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे, वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष और राजस्व और वन विभाग के कर्मचारी उस समिति के सदस्य होंगे। वन विभाग का कर्मचारी उसका सदस्य सचिव होगा। और इसको पहले फेज में हमने उन जगहों को चिन्हित किया जिन जगहों पर वनाग्नि की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और वहां पर हमारी ये कमेटियां बन गई हैं। और अब इन कमेटियों को 40,000 रुपए पर कमेटी, इनको हम लोग प्रोत्साहन को एक प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं ताकि वो काम कर सके। और इसके अलावा जिस वन प्रबंधन समिति का बहुत बड़ा सहयोग इसमें होगा, उसको साल के अंत में पुरस्कृत करने का भी हम लोगों ने निर्णय किया। और इसी का कारण था, अगर आप देखें वर्ष 22-23 में वनाग्नि की घटनाएं विगत वर्षों के मुकाबले में 50% हुई, और इस वर्ष मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस वर्ष मात्र 20% तक इसको हम नीचे लाए और 20% ही हमको और सालों के मुकाबले वनाग्नि से क्षति हुई। अब दूसरा, इससे लोगों की आजीविका कैसे जुड़ी है। हमारे राज्य में 11,230 के आसपास वन पंचायत है, 220। इन वन पंचायतों को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे आम आदमी की आजीविका से जोड़ा जाए, इसके लिए हम 400 करोड़ का एक हर्बल मिशन वन पंचायतों के माध्यम से हमने प्रारंभ करने का निर्णय लिया। और उन जो कुछ हर्बल फार्मिंग भी करेंगे, कुछ हम हर्बल नर्सरी पहले बनाएंगे ताकि उस जगह की क्लाइमेटिकल जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमको प्लांट मिल सके। और उन जो हब्स हैं उनका दोहन गांव के लोग करेंगे। दोहन करने के बाद उनकी मार्केटिंग भी वही करेंगे ताकि उनकी आय जो होगी वो गांव के लोगों में बटेगी। दूसरा, फलदार पेड़ लगाना हम अलाउ कर रहे हैं वन पंचायतों,
ताकि उत्पादकता के फलदार पेड़ लगे और उनको जो उपज हो उसको बेच के भी गांव के लोगों की आजीविका से जुड़े, उनको उससे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ हो। और इसके साथ साथ हर्बल सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमने एक अभी 4 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जिसमें अभी हम शुरुआत में नर्सरी पे जा रहे हैं कि नर्सरी लगा करके किस तरह हम प्लांट लोगों को दे सकें। और यहाँ पर जो हमारे मीटिंग की हर्बल जो बेस्ड इंडस्ट्री है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री, तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ सब उसकी टेक्निकल जांच करने की टेस्टिंग का आपको कोई यहाँ पर पूरे राज्य में वो नहीं है। तो हमने 1 करोड़ रुपये उसके लिए स्वीकृत किया है कि 1 करोड़ की टेस्टिंग लैब बने, ताकि यहाँ की हर्ब्स की टेस्टिंग यहीं पे हो और हमारे फार्मा इंडस्ट्री के लोगों को फायदा मिले, जिसका सीधे सीधे प्रत्यक्ष फायदा हमारे किसान को। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आप सबको मालूम है पेड़ों की है, जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में 27 पेड़ों की प्रजातियां जो प्रतिबंध से मुक्त थी, उसके अलावा सैकड़ों प्रजातियों को प्रतिबंध की श्रेणी में रखा गया था कि उनको अगर अपनी खेती में किसान को काटना है तो उसके लिए वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको भी हम लोग व्यावहारिक बना रहे हैं और ये थोड़ा सा इसमें कुछ पेचीदा बनाया था जिस कारण जो रोका हमने, लेकिन वो जल्दी ठीक कर देंगे। कैबिनेट में नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाएगा। हम कुल 21 प्रजातियों को प्रतिबंध में रख रहे हैं और अब से सारी प्रजातियों को प्रतिबंध से मुक्त कर रहे हैं कि किसान अपने खेत में एक चीड़ भी उसमें हमने रखा है। अगर किसान के अपने खेतों में चीड़ का पेड़ है तो वो उसको काट सकता है, उसके लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन की बात, डिक्रिमिनलाइजेशन की बात की, जिसमें यह था कि आप जो आईपीसी से ईतर जो विभागीय एक्ट बने और जिनमें जेल जाने का प्राविधान है उनको समाप्त कर दिया जाए और जुर्माना बढ़ा दिया जाए। तो ये हमने गैरसैंण में पास कर लिया था। गैरसैंण में कैबिनेट में निर्णय लेके इसका अधिनियम हम निकालने जा रहे थे और ऑर्डिनेंस निकालने जा रहे थे, लेकिन गहन चर्चा के बाद ये महसूस हुआ जब यहाँ मालूम हुआ कि तमाम फलों के बगीचे बिकने शुरू हो गए और इस उम्मीद में भी केवल जुर्माना देकर के हम बगीचों को समूल नष्ट कर देंगे, कई लोगों ने सस्ते सस्ते दामों में बगीचे खरीदने प्रारंभ किए। और फिर कुछ और पर्यावरण के जो प्रेमी लोग थे उनसे डिस्कस हुआ तो हम लोग उसमें ये प्रतिबंध के साथ कर रहे हैं कि जेल जाने का प्रावधान खत्म कर रहे हैं कि ये प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी वन और बगीचों में ये लागू नहीं होगा। वहां पर पेड़ काटने में जेल जाने का प्राविधान यथावत रहेगा, ताकि बगीचे और प्राइवेट फॉरेस्ट का जो है अस्तित्व खत्म ना हो जाए। तो 21 पेड़ों को केवल प्रोविडेंट रख के बाकी सबको छोड़ के ये आम किसान के प्रति एक व्यवहारिक निर्णय सरकार ने दिया। इसके साथ साथ इस लाइन का एक बहुत बड़ी समस्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्य जीवन संघर्ष। और हमने इसमें लगातार प्रयास किया कि कैसे इसको रोका जा सके, कम किया जा सके। अगर आपने स्वयं महसूस किया होगा, अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले तो वन्य वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीव को नष्ट करने का आदेश बड़ी लंबी लड़ाई के बाद ऊपर था। 10-15 लोग मर गए तब साहब उसको अब हम मारेंगे। हमारे ये अप्रत्यक्ष तौर पर ये, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष तौर पर करने से तमाम समस्या आ सकती है, लेकिन हमारा यह है कि अगर कहीं पर दूसरी घटना भी हो गई तो उसमें ट्रैंकुलाइज करना, पिंजरा लगाना के अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको नष्ट करने के आदेश हम लोगों ने दिया, ताकि ऐसे जो आदमखोर हो गए थे उनको हमने नष्ट करने का काम भी किया। इसके साथ साथ बरसों से जो पैसा था इसमें आदमी के मरने पे, उसको भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। और न केवल पैसा बढ़ाने का, पहले हाथी
मकान का नुकसान कर जाए तो मुआवजे का प्राविधान था, लेकिन पहाड़ों में भालू में मकान का नुकसान करते हैं प्राविधान नहीं था। हमने भालू को भी इस श्रेणी में रखा है कि अगर भालू ने मकान का नुकसान किया तो भी वही मुआवजा मिलेगा जो हाथी के नुकसान करने पर मिलता था। मैं आपको बता रहा हूँ ये मरने का तो हमने वो 6 लाख मरने का तो 6 लाख कर दिया और पूर्ण अपन को भी 2 लाख का है। आंशिक रूप से अपन का 1 लाख का है, जो पहले बहुत कम था। साथ ही साथ गाय घोड़ा खच्चर पे 40,000 रुपया किया है, गाय के मरने पर 15,000 रुपया अनुरोध किया है, बैल को 3 साल से अधिक पर 15,000 किया है, 3 वर्ष से अधिक आयु की भैंस पे 15 साल किया है। तो इस तरह फसल की क्षति का भी आपको मालूम है, फसल की क्षति का भी हमने विगत सरकार में ये प्रावधान किया था कि पहले फसल की क्षति का नहीं मिलता था, फसल की क्षति का भी अगर जानवर फसल की क्षति करता है, गन्ने में 25,000 रुपये प्रति एकड़, धान गेहूं तिलहन में 15,000 रुपये एकड़ और अन्य फसलों में 8,000 रुपये एकड़। मकान में पहले आप ये देखिए कच्चा मकान पूर्ण रूप से मकान जो था उसके पैसा बहुत कम था, इसको हमने 1,91,000 इसके अलावा ततैये से भी ततैये को भी शामिल किया गया। ततैये को तमाम तरह की घटना होती है, ततैये से आदमी घायल हो जाता है, कई जगह उसका दुर्घटना भी हुआ है, उसको भी इसमें शामिल किया है ताकि उन लोगों को रिलीफ मिल सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण हमने वनाग्नि का जो बनाना भूल गया आपको, पहली बार जिला प्रशासन को इसमें शामिल किया और हर जनपद में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है वनाग्नि प्रबंधन समिति। और इसका फायदा हमें यह मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल जिलाधिकारी के द्वारा इसके लिए पैसा मिल जाता है, जिस कारण सरकार में आप जानते हैं सरकार में पैसा आएगा, सरकार से उसका कुछ औपचारिकता पूरी होने के बाद तब स्वीकृति होती है, इसमें टाइम लगता है। तो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में वन प्रबंधन समिति जनपद स्तर की बना करके और प्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता बना करके इसमें एक्सपेडाइट हुआ और इस तरह की घटनाओं पर भी रोकने में सफलता मिली है। तो इसमें मैं आपको अब आपको मैं एक आंकड़ा और दूंगा। अभी आप देखेंगे इस वर्ष 15 अगस्त 22 के सापेक्ष 15 अगस्त 23 तक 61.67% कमी आई है। जो आदमी मर जाता था मानव वन्य जीव संघर्ष में, तो आज की तारीख में 61.67% कमी आई है विगत वर्षों के मुकाबले। और इसी तरह घायल में 42.78% की कमी आई, तो ये भी हमारी एक उपलब्धि है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कड़े प्रयास हमने किए और मैं समझता हूँ आप सभी भाइयों को मालूम है कि संभव का पूरे देश में पहली बार कोई पीसीसीएफ रैंक का अधिकारी निलंबित किया गया, आईएफएस रैंक के अधिकारी को जेल भेजने का काम किया और जितने सस्पेंशन पिछले 2 वर्ष में हुए हैं मैं समझता हूँ इतने राज्य बनने के बाद नहीं हुए थे और तमाम गिरफ्तारियां की जा रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कई लोगों पर और निलंबन की गाज भी गिरेगी और निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ FIR करने का काम कर रहे हैं ताकि ये एक संदेश जाए कि वनों के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी। तकनीकी शिक्षा, मेरे पास दूसरा विभाग, तकनीकी शिक्षा में एक हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय ऐसा निर्णय है कि शायद कोई दूसरा मंत्री लेने में एक बार हिचक। हमारे यहाँ 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का BOD का चेयरमैन विभागीय मंत्री होता था और एक TSDC वाले में उनका एक सिस्टम था, वहां से BOD का चेयरमैन आता था। मैंने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को विश्वविद्यालय को देकर विश्वविद्यालय का कैंपस को लेता,
कैंपस कॉलेज बनाने का फायदा हमें ये मिला कि हमारा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें AICTE की मान्यता का की अनापत्ति का प्रावधान नहीं होता। विश्वविद्यालय का कैंपस कॉलेज होने के कारण विश्वविद्यालय उनको प्रारंभ कर सकता है। दूसरा, एक पहली बार तकनीकी शिक्षा में हमने इंटीग्रेटेड, आपने पिछली बार देखा था सरकार ने विधानसभा में अपना एक संकल्प दिया था कि सरकार राज्य में इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी। हमने 3 जगह चिन्हित किया है, देहरादून, काशीपुर और नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में इसी सत्र से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें एक छत के नीचे डिप्लोमा से लेकर डिग्री और एमटेक तक मिलेगा। तो ये 7वां कैंपस होगा यूटी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा और 10 नई स्ट्रीम्स हम लोगों ने प्रारंभ की, जो आज समय की आवश्यकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियर, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, इसको कुल मिलाकर के सिविल एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो 10 हमने नए कोर्स शुरू किए। इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक्स में स्पेशल सेंटर असिस्टेंस के तहत हमने 350 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए और हम अपने पॉलिटेक्निक्स को अवस्थापना सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा एक डिजिटल लाइब्रेरी उसको बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे को तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई हर किताब उसको वहां पर मुहैया हो जाए। और साथ ही साथ हमने प्लेसमेंट पर बहुत ध्यान दिया। अब आपको मैं ये लगा लीजिए, दिगंबर पॉलिटेक्निक में लगभग 1,500 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन और हुआ है, जो नए कोर्सेज खुलने से, और हमारे बच्चे तकनीक शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये बताऊंगा आपको कि 22-23 में जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा किया, 3,588 बच्चों ने हमारा जो प्लेसमेंट सेंटर, जो ऑनलाइन प्लेसमेंट सेंटर हमने बनाया है, उसमें 3,588 बच्चों ने, 58 बच्चों ने पंजीकृत किया था अपने को, और उसमें 2,307 बच्चों को, यानी 64% बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न इंडस्ट्रीज में प्लेसमेंट दिलाने का काम किया। और रोजगार मेला हमने अप्रैल में काशीपुर पॉलिटेक्निक में लगाया, जिसमें 430 बच्चों को हमने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार काम दिया। 8 मई को देहरादून पॉलिटेक्निक में लगाया, जिसमें 608 बच्चों को हमने रोजगार देने का काम किया। और ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से 600 बच्चों को विभिन्न सेक्टरों में रोजगार दिया। अब आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के मुख्य सेवक दल में 8 जून 23 को हमने 30 कंपनियों में 272 बच्चों को सीधे उसको अपॉइंटमेंट भी देने का काम किया था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो बच्चों को शिक्षा देने के बाद किस तरह रोजगार मिले, इसके लिए हमने तमाम जो हमारे राज्य की इंडस्ट्रीज है, जो बाहर के राज्यों की इंडस्ट्रीज है, उनको बुला करके उनके डायरेक्टरों से और उनके HR हेड से इनसे वार्ता करने के बाद इन बच्चों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये भी निर्णय करवाया कि आप जो आपकी आवश्यकता है, डिमांड बेस्ड हम एजुकेशन देंगे, ताकि वो बच्चा आपकी डिमांड के हिसाब से तैयार हो और उसको आपके यहाँ रोजगार दे सके। क्योंकि आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये मैं टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ। एक मैं बताना भूल गया, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने और लिया था फॉरेस्ट में। हम EDC के माध्यम से इको डेवलपमेंट कमेटी जो स्थानीय लोगों की बनेगी, 2 लाख लोगों को रोजगार देने का हमने निर्णय लिया। तमाम जगह जहां इसके लिए DFO आदेश दे दिया गया है कि ऐसे डेस्टिनेशन जिनमें पर्यटन की संभावनाएं हैं, उनको चयनित करके तत्काल भेजे, ताकि वहां पर स्थानीय लोगों की EDC बना के हम उसमें लोगों को रोजगार मिल सके। और सबसे बड़ी उसमें बात है, जंगलात की जमीन में EDC बनेगी। EDC बनने में जितना उनको कमाई होगी उसका मात्र 10% पैसा रेवेन्यू में जमा, बाकी पैसा उसकी मेंटेनेंस में स्थानीय लोगों को के बीच वो EDC के मेंबर्स जो होंगे वो उसके शेयर होल्डर को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चलेगा। और ये कमाई सीधे गांव के लोगों को, तो इसमें हमारा ये है कि 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 84 कुटिया को एक नया स्वरूप देने के लिए जो उसका नया स्वरूप नहीं देंगे,
लेकिन 84 कुटिया का जो वर्तमान स्वरूप है उसके प्रिजर्व करते हुए 84 कुटिया को भी हम लोग बहुत जल्दी पर्यटन की दृष्टि से राज्य में एक बड़ी संभावनाओं के साथ उसको प्रारंभ करने का काम कर रहे हैं। इस पर कार्यवाही गतिमान है। तो मैं फॉरेस्ट जो हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमने एक जो 3 टोल नंबर भी जारी किया हुआ, जिससे कि लोग तत्काल सूचना दे करके उसकी किस तरह से मदद की जा सकती है उसको लेकर हम काम करें। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग भाषा। काफी समय से गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को किस तरह से संविधान की सूची में शामिल किया जा सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। इसमें स्वयं मैं अमित शाह जी से मिला भी, उनसे भी निवेदन किया है। लेकिन इस राज्य में पहली बार हमने विभिन्न भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनपुरी, पंजाबी, उर्दू और हिंदी, इन तमाम भाषाओं में पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया और 22 देश का पुरस्कार हम लोग दे चुके हैं। इसमें चंद्र कुमार बड़थवाल जी के नाम से काव्य रचना पर, शैलेश मटिया जी के नाम पे कथा साहित्य पर, भैरवदत्त धुलिया जी के नाम पे साहित्य में मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए, कुमानी पंत जी के नाम पे कुमाऊनी बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोली की साहित्य सेवा हेतु, भजन सिंह जी के नाम से गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोली की सहायता हेतु, गोविंद चातक जी के नाम से पुरस्कार प्रारंभ किया। उत्तराखंड की अन्य बोलियों में उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य के लिए, प्रोफेसर उद्वान चिश्ती जी के नाम पे उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य के नाम पे, और अध्यापक पूर्ण सिंह जी के नाम पे पंजाबी में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य के नाम पे हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार इस पर कुल 9 पुरस्कार दिए हैं। और इस पर विगत वर्ष का पुरस्कार भी हमने इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया, 22-23 का भी दे दिया, 23-24 का बहुत शीघ्र हम इसके पुरस्कारों के लिए जूरी के माध्यम से चयन किया जा रहा है। उसके बाद इसका भी घोषणा कर देंगे। इसके अलावा एक पुरस्कार हमने और किया है, उत्तराखंड साहित्य गौरव संघ, जो हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार को दिया जाएगा। इसके साथ साथ पहली बार भाषा विभाग के माध्यम से हमने राज्य स्थापना दिवस के दिन कवि सम्मेलन करने का आयोजन किया, जो पहली बार हुआ राज्य निर्माण के बाद। साथ साथ गढ़वाली, कुमाऊनी कवियों का कवि सम्मेलन भी हम लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। और जो हमारे साहित्यकार, निश्चित रूप से माना जाता है कि साहित्यकार के पास आर्थिक रूप से बहुत मजबूती नहीं होती, उस साहित्यकार को किताबों को प्रकाशन करने के लिए भी हम आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी भाषण में लिया है, ताकि हमारी जो स्थानीय बोलियां हैं, साहित्य है, वो जीवित रहे और उनको हम संरक्षित कर सकें। अब इलेक्शन का आप जानते हैं, इलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है। लेकिन पहली बार राज्य में ये जरूर मैंने किया। आज तक प्राविधान ये था कि इलेक्शन मंत्री तो बन गया, कोई विभाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसका ट्रांसफर होना है, कुछ होना है, कोई फाइल मंत्री बनी आती थी। मैंने ये सख्त आदेश किया कि बिना मंत्री के अनुमोदन के कोई स्थानांतरण नहीं होता। तो ये पहली बार इलेक्शन डिपार्टमेंट में किया गया। तो ये तमाम तरह से हमने रिपोर्ट करने की कोशिश की और एक पारदर्शी और निष्पक्ष, जो आपने देखा कि फॉरेस्ट में मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नहीं चलने दूंगा। मुझे पूछिए कि फॉरेस्ट जैसे विभाग में जहाँ ट्रांसफर एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया था, हमने ट्रांसफर इंडस्ट्री को आमूल रूप से खत्म करने का काम किया है। तो ये उपलब्धियां हैं। इसके अलावा आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा।
जी आपने सभी जो वन क्षेत्र में लगी हुई वन पंचायतें हैं वहाँ पर वन संरक्षण समितियां बनाई, वनाग्नि प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति, लेकिन वन प्रहरी जो हमारे यहाँ है उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। देखिए वन प्रहरी के बारे में आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, हम कैंपा के पैसे से वन प्रहरी लगाना पूरी तरह से अनुचित था, और जिस कारण हमारे विगत वर्ष का कैंपा का जो बजट उसके बाद रिलीज होना था 22-23 का, उसको रिलीज होने में 8 महीने से ज्यादा का समय। उन्होंने एक किस्म का आप कह सकते हैं कि हम लोगों को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था कि आप कैंपा के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैंपा का पैसा जिस चीजों पर खर्च किया जाना चाहिए उसमें खर्च न करके आपने इसको 36 करोड़ रुपया केवल तनख्वाह में डाल दिया वन प्रहरी लगा के, जो नहीं लगाए जा सकते। इस कारण हम लोगों को, आपको मालूम है कि वन प्रहरियों को तत्काल बाहर करना पड़ा। एक विकास नगर बाढ़ वाला का एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं। हजारों लाखों पेड़ साल के देखिए आपको मैं पूरे बारे में बता दूं। पिछली सरकार में मैं बता दूं, नहीं पिछली सरकार में नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको कब हुआ। ये 2015 में उसकी शुरुआत हुई। कोई श्रीमती अर्चना भारद्वाज है जिनका वो निजी वन है, और अर्चना भारद्वाज के उस निजी वन में 2015 में शुरुआत हुई। तत्कालीन डीएफओ के द्वारा उसमें 10 पेड़ काटने की अनुमति दी गई, और जो हमारे संज्ञान में अभी तक आया, क्योंकि जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें उन्होंने 10 के एवज में काफी ज्यादा पेड़ काटे। फिर ये छुटपुट अनुमति के बाद पेड़ कटते रहे, और इस बीच एक घटना यह भी कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से उस जमीन का जो निजी वन था उसका आकार बदल के दूसरे भूमि के नाम से दर्ज कर दिया गया, और उसके बाद उसमें समतलीकरण की अनुमति भी दी गई, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी थी। ये बात जब माननीय न्यायालय को संज्ञान में आई तो माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि ये मानते का भी ये निजी वन था, ये कोई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन निजी वन पर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होता है, ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ। तो इन्होंने छुटपुट 2005 परमिशन दी अभी 2015 से 21 तक, लेकिन इसमें राजस्व विभाग के द्वारा किस तरह से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बदलाव किया गया, ये बड़ा जांच का विषय था। इसको मैंने जिलाधिकारी के संज्ञान में बुलाया कि इसको मालूम करें कि आखिर इसके इस पर कार्रवाई करना, निश्चित रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए कि आपने जमीन का नेचर कैसे बदल दिया। तो ये इसलिए इसका सीधे वन विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन वन विभाग के जिन अधिकारियों ने वो अनुमति दी है वो तकरीबन उसकी हमने इसमें 5-7 लोगों को अभी सूचित किया गया है, और उनके पूरी जांच चल रही है। जांच आने के बाद आपके सामने आ जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, कोरोना में एक प्रजाति है फिल्म घोड़ा, उसको बड़ी तादाद में वन किया गया HRDI ने बिना परमिशन लिए 25 से 30। देखिए उसमें भी मेरे द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि किंगोड़ा के लिए बहुत स्पष्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन HRDI में होता है, और वन विभाग की सहमति से इसमें HRDI इसका ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करता है। इस प्रकरण में वन विभाग की सहमति नहीं ली गई, और सीधे HRDI ने ट्रांसपोर्ट परमिट जारी कर दिया। इस पर जांच चल रही है, और जांच करने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए अतिक्रमण आप सबको मालूम है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, माननीय न्यायालय का आदेश है। और इसके अलावा आदेश के पीछे एक भावना ये भी है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 2014 में एक शासनादेश किया। उस शासनादेश का नाम है उत्तराखंड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम 2014। उसमें यह कहा गया है कि जमीन, सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर जमीन ये जो दोनों साइड छोड़नी होगी, और उस किसी भी नियंत्रित सड़क ये जो होगा, ऐसी सड़क नियंत्रित सड़क कहलाएगी। उसके दोनों तरफ 5 मीटर पे अधिग्रहित मान जाएगी दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ 5-5 मीटर आप
वो अधिकृत मानी जाएगी, तो उसके 5-5 मीटर की परिधि में अगर कोई निर्माण होगा तो वो अतिक्रमण की परिभाषा में आएगा। तो ये 2014 में हम लोग बात करेंगे उस पर कि किस तरह, क्योंकि मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि पहाड़ों में आर्थिकी जो सड़क के किनारे दुकानें, इसी पर लोगों की आर्थिकी निर्भर करती है। लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, तो माननीय न्यायालय का आदेश एक बाइंडिंग है, मैं समझता हूँ उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है। सर आप ये बोल रहे थे रोजगार बहुत ज्यादा है, जैसे कोटद्वार है, कोटद्वार में भी एक पार्क साइड से पूरी रामनगर वो कॉर्पोरेट का हिस्सा खोलने की कोशिश की गई थी कि यहाँ से खोला जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, भाड़े बनेंगे, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उसमें क्या? आपको मालूम है कि पूरा पाखरों वाला मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी, और अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं। तो अब ये मामला क्योंकि उच्चतम न्यायालय और सीबीआई के उस पे है, तो वो जो कानून अपना काम करेगा, जो निर्णय लेंगे वो होगा। चलिए हो गया। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई विभाग की इच्छा नहीं है। सर आपने बंदार वृक्षों की बात की है, लगातार भूमाफिया लगातार देखने को मिल रहे हैं और बड़े बड़े बागान काटे जा रहे हैं सर, विकासनगर क्षेत्र में खासकर देखने को मिल रहा है सर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, जो भी संज्ञान में आता है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैंने आपसे कहा कि इसीलिए इसी दृष्टि से मैंने बागानों को, सरकार ने बागान और प्राइवेट फॉरेस्ट को, जो डिक्रिमिनलाइजेशन की बात की थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी परिधि से बाहर किया है, ताकि जो हमारे प्राइवेट फॉरेस्ट है, बागान है, उनका अवैध इस कानून की आड़ में उनको समूल नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आपसे कहा, पहले सबसे पहले मैंने कहा था कि इनको हम नष्ट नहीं होने देंगे। सर एक आखिरी सवाल, कुमाऊं क्षेत्र में लेपर्ड की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और वो लेपर्ड अब इंसानी बस्ती के आसपास रहने लगे हैं, काफी हमले देखने को मिल रहे हैं। बात करें कुमाऊं के नैनीताल क्षेत्र की, तो वहां पर लेपर्ड की संख्या कितनी है, ना तो इसका आंकड़ा फॉरेस्ट के पास है, ना किसी और डिपार्टमेंट के पास है, किसी अधिकारी भी कोई बताने को तैयार नहीं है। और लेपर्ड इतने बढ़ चुके हैं वहां पर कि घरों के आसपास बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है और लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए हम तत्काल प्रयास कर रहे हैं, और सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि विगत वर्ष के मुकाबले 61% कमी आई है मानव के, जो मानव नुकसान होता था हमारा, जो कैजुअलिटीज होती थी, इसमें 61% की कमी आई है, और इंजर्ड होने में 41-42% की कमी आई है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रोका जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और प्रयास किया। आपको याद होगा, विगत वर्ष और इस वर्ष जो हमारा हरेला उत्सव में हमने 50% फलदार पेड़ लगाने अनिवार्य कर दिए थे, और अब हम लोग वन क्षेत्र में भी फलदार पेड़ लगाने जा रहे हैं। ताकि हमारी नर्सरी नीति, इस समय जो नर्सरी पॉलिसी है, उस पर एक्सरसाइज चल रही है, और उसमें विभिन्न प्रजातियों का एक जो रेशियो होना चाहिए, उसमें उसको हम लोग बहुत सख्ती के साथ और ऑनलाइन करने का हमने निर्णय लिया है कि हर डिवीजन इसको ऑनलाइन करेगी, उसने किस प्रजाति के कितने पेड़ लगाए, ताकि पारदर्शिता आए और हर आदमी उससे बचने का प्रयास करे कि अगर वो आंकड़ों में गलत करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। वो ऑनलाइन रहेगा, पूरी दुनिया उसको, पूरा क्षेत्र उसको देखेगा कि आपने कितने पेड़ लगाए। तो हम नर्सरी पॉलिसी को अपने बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं, और ये नर्सरी पॉलिसी राज्य की वनों की सेहत के, वन्य जीवों की सेहत के और आम आदमी की सेहत के अनुकूल होगी। आपको मालूम है FIR हो चुकी है, कानून अपना काम करेगा। सरकार थानेदार तो नहीं है ना, सरकार थानेदार थोड़ी है भाई। FIR हो गई है, उसमें FIR के बाद वो कानून अपना काम